हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए डॉक्टर सुदेश भाटिया जी की एक और कहानी सुन लेते हैं जिसका नाम है सरला। सरला चारपाई पर गुमसुम लेटी कभी इस करवट लेटती है, कभी उस करवट, कभी आसमान की ओर देखकर ठंडी आहें भरती है और कभी आंखों से गिरते झरझर आंसुओं को आंचल से पोंछ लेती है। वह बार बार चाहती है कि उसे नींद आ जाए, वह कुछ देर सो जाए, किंतु नींद निगोड़ी भी दूर भाग गई उसे अंगूठा दिखाकर। वह चारपाई से उठी, रसोई का दरवाज़ा खोला, सुराही से एक गिलास पानी लिया और पानी पीकर पुनः सोने के प्रयत्न में चारपाई पर लेट गई। रात के 12 बज रहे हैं। सारा शहर नींद में खर्राटे ले रहा है। सरला का पति भी न जाने कब काम से लौटा और सीधा अपने कमरे में चला गया। उसे खटके की आवाज़ भी नहीं सुनाई दी। उसकी नई नवेली आई हुई सोतन ने दरवाज़ा खोला होगा, पति को खाना खिलाया होगा, उससे मीठी मीठी बातें की होगी और अब दोनों सुख की नींद सो रहे होंगे। खुली छत पर लेटी सरला विचारों में खो गई। एक दिन उसकी भी घर में इज्जत होती थी। वह पति की प्यारी और सास की दुलारी थी। जब उसकी शादी हुई, जो भी उसे देखने आता तारीफों के पुल बांध देता। टोले मोहल्ले की स्त्रियां एक दूसरे के कान मुंह में सटाकर कहती, कितनी भाग्यवान है शौरी की माँ, एक तो चांद जैसी बहू मिली है, दूसरे दहेज भी खूब लाई है। वह माँ बाप की दुलारी बेटी है। माँ बाप से विदा होते समय वह कितना रो रही थी। माँ ने रोते रोते आंसू पोंछकर कहा था, बेटा, दुनिया का यही दस्तूर है, माँ बाप को छोड़कर एक दिन पराए घर में जाना ही पड़ता है। सास ससुर तुम्हारे माता पिता के समान हैं, देवर ननंद भाई बहनों के समान हैं। शौरीलाल सीधा साधा लड़का है। अब वही घर तुम्हारा अपना घर है, वहाँ तुम्हें बहुत प्यार मिलेगा। सास ने मुंह देखा तो फूली न समाई। गोरा गोल मटोल चांद सा मुखड़ा, हिरनी सी बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर नासिका, छरहरा बदन। सास ने बलैया लेकर उसका माथा चूम लिया और अपनी छोटी बेटी से बोली, नन्नी, जरा एक चुटकी राई और अजवाइन तो लाना, तुम्हारी भाभी की नज़र उतार दूं। नन्नी दौड़ कर एक मुट्ठी राई और अजवाइन रसोई से ले आई और भाभी की गोद में सर रखकर उससे प्यार करने लगी। उसका पति शौरीलाल उसे आंखों की पुतली समझने लगा। वह जब कभी मैके जाने की बात करती तो यह कहकर टाल देता, कुछ दिनों बाद जब दुकान पर काम कम हो जाएगा तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। माँ बाप के पास ही तो इतनी बड़ी हुई हो, अब हमारे पास भी रहो। किंतु वह माँ बाप भाई बहनों के लिए उदास हो मैके जाने की जिद करती तो शनिवार को साथ ले जाता और सोमवार को तड़के ही उसे साथ लेकर लौट आता। उसकी माँ बहुत कहती, इसे कुछ दिन के लिए यहाँ छोड़ जाओ, अगले सप्ताह ले जाना। लेकिन वह कभी कहता, घर में खाना बनाने की दिक्कत है, कभी कहता, मेरी माँ बीमार है। कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे साथ ले ही आता। उसकी बहनें भी उसे छेड़ती, क्या भैया, भाभी के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते हो। माँ और काकी हंसती हुई कहती, जोरू का गुलाम हो गया है ये तो। सरला ने आह भरी, करवट बदली और उसके विचारों ने मोड़ लिया। शादी के बाद जैसे जैसे समय बीतने लगा वैसे वैसे उसकी इच्छा एक बच्चे के लिए बलवती होने लगी। घर में सास ससुर सब चाहते हैं कि अब सरला की गोद भर जाती, बच्चे की रौनक से घर में एक नई उमंग आ जाती। शौरीलाल भी जब काम से लौटता दूसरों के बच्चों को देखकर मन ही मन सोचता, अब यहाँ भी एक नन्हे मुन्ने की ज़रूरत है। जैसे जैसे बच्चे की प्रतीक्षा की घड़ियाँ बढ़ती गई वैसे वैसे सरला सबकी नज़रों से गिरती गई। सास उसे बात बात में डांटती, ननदे उसे व्यंग्य बाणों से भेजती, उसके मैके को लेकर न जाने क्या क्या कहती। यहाँ तक कि उसका पति भी
उससे खींचा खींचा सा रहने लगा। वह सबकी जली कटी सुनती पर किसी का जवाब न देती। वह पड़ोस के किसी बच्चे को देखती तो उसका मातृत्व उमड़ पड़ता। काश मेरा भी एक बच्चा होता। दौड़ता दौड़ता आकर मेरे कलेजे से चिपक जाता। अपने नन्हे नन्हे पाँवों से चलता हुआ, किलकारियाँ भरता हुआ आंगन में मेरे पीछे पीछे दौड़ता। मैं रसोई में घुसकर उसे बुलाती और वह माँ माँ कहता हुआ मेरे पीछे आ जाता। मैं उसकी तोतली भाषा में उससे बातें करती। मेरी पड़ोसिनों को कितना अच्छा लगता होगा। बच्चों के कामों से उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती, और एक मैं हूँ। उधर घड़ी ने टन टन कर 2 बजाए और इधर सरला का ध्यान भंग हुआ। उसने सोचा, नहीं नहीं, अब मैं ये बातें न सोचूंगी। वह सोने का प्रयत्न करने लगी, पर सो न सकी। एक दिन सरला ने पति के दुकान पर जाने के बाद घर की सफाई की और नहा धोकर छत पर चली गई। जाड़े के दिन थे, धूप सुहावनी लग रही थी। उसने एक एक करके कपड़े धूप में फैलाए और बाल सुखाने के लिए एक मोड़े पर बैठ गई। इतने में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। वह उठी, नीचे आई। दरवाज़ा खोला तो देखा टोले मोहल्ले के नन्हे नन्हे बच्चे हैं। सरला ने सबको प्यार करते हुए पूछा, तुम लोग कब से स्कूल जाओगे? गुड्डी सब में चालाक थी, बोली, अभी तो हम लोग छोटे हैं ना, जब नाम लिखा जाएगा तब हम स्कूल चले जाएंगे। उसने तीनों बच्चों को 2-2 बिस्किट दिए। वे उछलते कूदते छत पर जाकर खेलने लगे। सरला पास में बैठकर स्वेटर बुनने लगी और बीच बीच में बच्चों से बातें करने लगी। सरला को इन बच्चों की प्यारी बातें बहुत ही अच्छी लगती। वह चाहती कि ये उसी के पास रहें, किंतु खेलने के बाद वे अपने अपने घर चले जाते। बच्चों को जहाँ प्रेम मिलता है वहाँ वे सहज रूप से खींचकर चले आते हैं। अब रोज ही जब बड़े बच्चे स्कूल चले जाते, सोनू, मोनू, गुड्डी और दूसरे बच्चे भोली और मुन्नी आदि भी सरला आंटी से बिस्किट और टॉफ़ी पाने के लालच में प्रतिदिन सरला के घर आने लगे। उसका घर तो अच्छा खासा बाल क्लब ही बन गया। वह इन बच्चों को बहुत ही प्यार करती। बाजार से इनके लिए तरह तरह की चीज़ें ला कर रखती और खुद भी बच्ची बनकर घंटों इनके साथ खेलती। एक दिन जब बच्चे अपने अपने घर लौट गए और सरला खाना खाकर लेट गई तो वह सपनों में खो गई। काश मेरा भी एक बच्चा होता। मैं भी उसे नहलाती, धुलाती, तरह तरह के कपड़े पहनाती, उसे अपने हाथों से दूध पिलाती, खाना खिलाती और तरह तरह की लोरियां गाकर सुलाती। बड़ा होने पर स्कूल भेजती, उसकी हर इच्छा पूरी करती। भाव विभोर हो सरला की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसका विवाह हुए 10 वर्ष बीत गए, किंतु जिस मातृत्व के लिए हर युवती ललायित रहती है उसे वह नसीब न हुआ। उसने कई डॉक्टरों को दिखाया, किंतु नतीजा कुछ ना निकला। वह आसपास के सभी बच्चों को दिल से प्यार करती है, तभी तो सब बच्चे उसके पास आने के लिए ललायित रहते हैं। किंतु एकाएक बच्चों का आना कम हो गया। गुड्डी की माँ ने सोनू की माँ को समझाते हुए कहा, देखो ना, यह पास वाली सरला देवी को अपना तो बच्चा हुआ नहीं, हम लोगों के बच्चों पर नज़र गड़ाई रहती है। सोनू की माँ बोली, हाँ, हम लोगों को अपने बच्चों को समझा कर रखना चाहिए। फिर मोनू की माँ ने जवाब दिया, बांझ औरतों की नज़र बहुत ही बुरी होती है। भोली की माँ बोली, कहीं कुछ खिला विला दे तब। मुन्नी की माँ ने कहा, अरे तुम लोगों की तो अपनी ही गलती है, पहले बच्चों की आदत ही क्यों डाली उसके घर जाने की। सबने सलाह की कि अब अपने अपने बच्चों को उसके घर न जाने देंगी, किंतु गुड्डी और मोनू ने दोपहर में जहाँ देखा कि माँ सो गई है, चुपके से उठ के सरला आंटी के घर चले गए। दरवाजे पर खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनकर सरला ने खिड़की से झांका तो इन दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई। उन्हें प्यार से अंदर ले गई और नए आने का कारण पूछा तो बच्चे कुछ सहमते हुए से नजर आए। बहुत अनुनय विनय से पूछने पर पता चला कि माँ ने मना किया है। कहती है, उसके घर कौन सा बच्चा है जिसके साथ खेलने जाते हो। सरला ने उन मासूम बच्चों को बिस्किट दिए, किंतु दोनों ने लेने से इनकार कर दिया। कहा,
यदि मम्मी को पता चल गया तो? सरला ने कहा, तुम लोग यहीं खा लो, तुम लोगों की माँ को पता ही नहीं चलेगा। संयोगवश एक दिन एक साड़ी बेचने वाला आ गया। दिन के 10 बजे का समय था। मोहल्ले की सभी स्त्रियां कामकाज निपटा चुकी थी। सब की सब उसी के चारों ओर जुट गई, लगी मोल तोल करने। बच्चों को मौका मिल गया। गुड्डी सबके कानों में कुछ कुछ सिखाकर सरला आंटी के घर ले गई। सरला इन्हें देखते ही प्रसन्न हो उठी। गुड्डी बोली, आंटी, अभी सबकी मम्मी साड़ी खरीद रही है, मैं इन्हें छुपा कर यहाँ लाई हूँ। सरला का जी धड़कने लगा। बोली, कहीं तुम लोगों की माँ ने देख लिया तो? तुम इन लोगों को ले जाओ, माँ से पूछ कर ही आना। गुड्डी, नहीं आंटी, मैं माँ से कह दूंगी कि हम लोग सरला आंटी को साड़ी खरीदने के लिए बुलाने गए थे, तो वह कुछ नहीं कहेंगी। सब बच्चे सरला के चारों ओर नाचने लगे और उद्यम मचाने लगे। वह कितना समझाती कि तुम लोगों की माँ गुस्सा होगी, पर बच्चे तो भूल ही गए कि माँ मार भी सकती है। उन्हें तो इतने दिनों बाद अपनी सरला आंटी मिली, फिर वे उसे छोड़े भी तो कहते। समय काफ़ी बीत चुका था। स्त्रियों ने साड़ियों का भाव न बन पाने के कारण साड़ी वाले को भेज दिया और अपने अपने बच्चों का इंतजार करने लगी। सोचा यहीं कहीं सब के सब खेल रहे होंगे। किंतु जो ही वे सब एक साथ शोर मचाते हुए सरला के घर से निकले, मुन्नी की माँ ने देख लिया। अब क्या था, अब तो सबकी अच्छी खासी पिटाई होने वाली थी। उसने निकलते ही मुन्नी का कान पकड़ा और डांटती हुई बोली, कहाँ गई थी? वह डर के मारे कुछ बोल ही नहीं सकी। माँ ने देखा तो हाथ में टॉफ़ी भी थी। उसे और भी गुस्सा आ गया। मुन्नी को 2-3 जोर जोर से थप्पड़ मारे, टॉफ़ी हाथ से छीनकर फेंक दी और घसीट कर अंदर ले गई। इधर सोनू मोनू और भोलू की भी पिटाई हुई। सोनू की माँ ने आंखें तरेर कर कहा, न जाने यह कैसी औरत है, हमारे बच्चों पर जादू करती है, इसलिए तो अपना बच्चा हुआ ही नहीं। मोनू की माँ जोर से चिल्लाई, ऐसी औरतें ही दूसरों के बच्चों को खराब करती हैं। गुड्डी से यह सब सहन न हो रहा था। उसने कहा, आप सब साड़ियाँ खरीद रही थी तो हम लोग सरला आंटी को भी साड़ी खरीदने के लिए कहने गए थे। पास में खड़ी हुई उसकी माँ ने जोर से उसके मुंह पर तमाचा लगाते हुए कहा, बड़ी चली थी साड़ी खरीदवाने वाली, यही सब बच्चों को खराब करती है। कल से यदि उस ओर गई तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। खुद भी जाती है और बच्चों को भी लेकर जाती है। सरला यह नाटक खिड़की से देख रही थी। अपनी वजह से भोले भाले बच्चों को पड़ती हुई मार को वह सहन न कर सकी और सामने आकर आंखों में आंसू भरकर बोली, आप सभी इन्हें क्यों मारती हैं? ये मासूम बच्चे तो परमात्मा का रूप हैं। बड़ों से अधिक तो इन्हें ही अपने भरे बुले की पहचान होती है। यदि ये मुझसे प्यार करते हैं और मेरे पास आते हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है? मुन्नी की माँ मुंह बिचका कर बोली, हर्ज ही क्या है? तुझे क्या पता क्या हर्ज है? खुद तो बांझ है और दूसरों को सिखाती है कि बच्चे परमात्मा का रूप है। अरे तो तू भी क्यों नहीं ऐसी ही एक परमात्मा का रूप पैदा कर लेती जो दूसरों के बच्चों पर नजरें गड़ाई रहती है। भोली की माँ बोली, जादूगरनी कहीं की आई है सच्चाई देने, खुद तो बच्चों को भड़काती है और खुद ही हमें सिखाने आती है। सरला इतनी कटु वाक्य सहन न कर सकी। उसे लगा कि वह गिर जाएगी। संभलती हुई वह घर के अंदर जाकर औंधे मुंह पलंग पर लेट गई और घंटों फफक फफक कर रोती रही। काफ़ी देर बाद एकाएक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और सरला का ध्यान भंग हुआ। उसने देखा कि उसके पति जो 2 दिनों से बाहर गए हुए थे वे लौट आए थे और साथ में उसका छोटा भाई भी। उसने हाथ मुंह धोया और उनकी खातिरदारी में लग गई। बहन को उदास देखकर भाई कहने लगा, क्या बात है दीदी, यदि दिल नहीं लगता तो कोई कोर्स क्यों नहीं कर लेती? सारा दिन घर में बैठी बैठी क्या करती हो? उसके पति ने भी समर्थन किया, राजू ठीक कहता है, तुम कोई कोर्स कर लो या कहानी उपन्यास आदि की पुस्तकें पढ़ा करो, दिल बहल जाएगा। इतनी उदास क्यों रहती हो? सरला ने दोनों की बातों का कोई उत्तर नहीं दिया और फीकी सी हंसी हंसकर चाय बनाने चली गई।
उसका भाई एक सप्ताह रहा। वह उससे तरह तरह की मैके की बातें करती, माता पिता भाई बहनों के विषय में पूछती रहती, उसकी कौन सी सहेली अभी मैके आई हुई है और कौन जाने वाली है, आदि बातें होती रहती। राजू भी दीदी से काफ़ी हिला मिला था। वह दिन भर उसे बातों में लगाए रखता। बीच बीच में नए पकवान बनते रहते, चाय चलती, जीजा जी का इंतज़ार होता और शाम को तीनों मिलकर घूमने निकल जाते। दिल्ली जैसे बड़े शहर में घूमने के स्थानों की कमी नहीं। कभी लाल किले की ओर निकल जाते तो कभी इंडिया गेट की ओर, कभी कुतुब मीनार देखने चले जाते तो कभी चिड़ियाघर। एक सप्ताह कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। अब उसका भाई लौटने वाला है, इसलिए उसने सोचा कि इसे बाजार जाकर कुछ कपड़े आदि खरीद दूं। वह कामकाज समाप्त कर अपने भाई और पति के साथ चांदनी चौक चली गई। उस दिन रविवार था। वहाँ बहुत बड़ा बाजार लगा हुआ था। कहीं खिलौने बिक रहे थे तो कहीं कपड़े, तो कहीं बर्तन खरीदे जा रहे थे, तो कहीं जूते। उसने अपनी छोटी बहन सरोज के लिए सुंदर सा पर्स खरीदा, छोटे भाई दीपू के लिए बॉल और राजू के लिए कमीज तथा पैंट का कपड़ा लिया। खिलौनों की दुकान पर वह 1 मिनट के लिए ठिठक गई। काश उसका भी छोटा बच्चा होता, वह भी पोंपो करने वाला बाजा खरीद लेती, रोने वाली गुड़िया खरीद लेती। बंदर, भालू, घोड़ा, शेर आदि अनेक खिलौने उसकी आंखों के सामने आए और चले गए। किंतु वह ये सब लेगी किसके लिए? कौन माँ कहकर उससे जिद करेगा यह सब खरीदने के लिए? वह सोचती, काश वह यह सब खिलौने ले जाती। उसके घर में होता एक नन्हा मुन्ना बच्चा जो दौड़ दौड़ कर इन्हें पकड़ता और तोड़ फोड़ कर फिर नया खरीदने के लिए मचलने लगता। उसने एक ठंडी आह भरी, मन महसूस कर रह गई और आगे की दुकानों की ओर बढ़ गई। पति के लाख कहने पर भी कि कुछ खा पी लिया जाए, सरला ने सिर दर्द का बहाना बनाया और कहा कि तुम लोग ही खा लो, मेरी कुछ खाने की इच्छा नहीं है। दूसरे दिन उसका भाई चला गया और मोहल्ले के बच्चे भी अब तो नहीं आते। पति के चले जाने पर वह अकेली खोई खाई सी रहती। एक बच्चे को पाने की उसकी लालसा दिन प्रतिदिन तीव्र होने लगी। सरला का सिर दर्द से फटा जा रहा था, नींद आ ही नहीं रही थी। विचारों ने पलटा खाया। एक दिन उसकी सास बीमार पड़ी। खाट पर पड़े पड़े भी चैन न आया। वह बड़बड़ाने लगी, बेटे की शादी की थी, सोचा था घर में छोटा बच्चा होगा, उसे गोद में लेकर बुढ़ापे के दिन काट दूंगी, पर अब तो लगता है मेरी किस्मत में पोते का मुंह देखना लिखा ही नहीं है। हाय, मैं तो तरस तरस कर ही मर जाऊंगी। उसकी बेटी जो उसके सिरहाने बैठी हुई थी तपाक से बोली, तो माँ चिंता क्यों करती हो, अभी बिगड़ा ही क्या है, भैया की दूसरी शादी कर दो। इसके बच्चे नहीं हुए तो क्या हुआ, उसके हो जाएंगे। माँ को बेटी की बात जच गई। अब तो वह दिन रात बेटे की दूसरी शादी की रट लगाती रहती। ठीक होने पर वह करोल बाग अपनी बेटी के घर गई तो सरला चैन की नींद सोई। पर दूसरे ही दिन सास लौट आई। अब जो लौट आई तो उसके पास दूसरा कोई प्रसंग ही नहीं। जब भी शाम को बेटा काम से लौटता, सब मिलजुल कर बैठते तो कहती, अब तो शादी को 14 साल बीत गए, बच्चा होने की कोई आशा नहीं है, इसलिए शौरीलाल हो ना हो तुझे दूसरी शादी कर ही लेनी चाहिए। इस बार तो उसकी बेटी भी माँ के साथ ही आई थी। शाम को चाय नाश्ता होने के बाद बात चल पड़ी। माँ ने कहा, बेटा तू कब तक इस आस में बैठा रहेगा, अब मेरी मान ले, दूसरी शादी कर ले, इसके तो बच्चा हुआ नहीं, उम्र बीती जा रही है, उम्र ढल जाने पर कोई लड़की वाला ना पूछेगा। बेटी ने माँ का समर्थन किया, हाँ भैया तुम कहो तो मैं बात चलाऊं, मेरे पड़ोस में एक लड़की है, बड़ी ही समझदार है, स्वभाव तो बहुत ही अच्छा, घर के लोग काफ़ी मिलनसार हैं। सरला उनकी ये बातें सुनकर वहाँ से खाना बनाने के बहाने खिसक गई। शौरीलाल को माँ और बहन की ये बातें अच्छी न लगी। वह अपनी पत्नी को हृदय से चाहता था,
यदि बच्चा नहीं हुआ तो इसमें अकेली सरला ही क्यों दोषी है? फिर इतनी सी बात के लिए वह दूसरी शादी करे, सरला का कोमल हृदय दुखाए? उसे अच्छा नहीं लगा। उसने माँ से कहा, क्यों बेकार की बातें लेकर बैठ जाती हो? मेरी उम्र अब शादी करने की है। माँ बोली, ऐसी बात क्यों बोलते हो? बच्चा न होने पर लोग 2-2, 3-3 शादियां भी करते हैं। आखिर हमारे कुल का नाम रोशन करने वाला भी तो कोई हो या ना हो। बहन बोली, भैया आखिर कब तक यूं ही इंतजार करते रहोगे? माता पिता बूढ़े हो गए हैं, क्या इनकी साध भी पूरी न करोगे? शोरीलाल को गुस्सा आ गया, बिगड़ कर बोला, लीला क्यों फिजूल की बातें करती हो? सरला का क्या होगा? उसके दिल पर क्या बीतेगी? वह तो यूं ही हरदम उदास रहती है। बहन बोली, तुम राजी तो हो जाओ भैया, उसे तो मैं अपने आप मना लूंगी। शोरीलाल ने माँ को डांट कर कहा, माँ क्यों इस तरह की बातें उठाती हो? क्या सारी दुनिया में सब लोगों के ही बच्चे होते हैं? सब बच्चे तो ईश्वर की संतानें हैं, उन्हें ही अपना समझो। माँ रोने लगी, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। लगता है पोते का मुंह देखना मेरे नसीब में ही नहीं है। इस तरह की झड़प पहले भी 2-3 बार हो चुकी थी, किंतु इस बार तो उसकी बहन मानो भाई के रिश्ते के लिए कमर कसकर ही आई थी। वह सरला से बोली, देखो भाभी, तुम्हारी तो कोई संतान हो ही नहीं, फिर यदि भैया दूसरी शादी करें तो तुम्हें इसमें किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सरला कुछ न बोली, वह गुमसुम अपने काम में लगी रही। भाई की ओर से स्वीकृति न पाने पर भी बहन ने लड़की देख ली, माँ को भी दिखा दी। बातचीत शुरू हो गई। शोरीलाल ने काफ़ी आनाकानी की, सरला भी बहुत रोई धोई। उसने अपने पति से आंखों में आंसू भरकर फरियाद की, आप ऐसा न करें। दूसरी जवान लड़की के घर में आ जाने पर तो आप मुझे पूछेंगे भी नहीं। फिर दुनिया में संतान का सुख सबके नसीब में नहीं होता। आप यदि तैयार नहीं होंगे तो शादी होगी कैसे? शोरीलाल ने पत्नी को काफ़ी आश्वासन दिया कि वह दूसरी शादी नहीं करेगा, पर उसकी माँ के टपकते हुए आंसू, पोते का मुंह देखने की ललक और कुल में जगमगाते दीपक को छोड़ जाने की इच्छा के सामने उसकी एक न चली। आखिर उसकी बहन ने अपने पड़ोस में ही एक गीता नाम की लड़की से उसकी शादी तय कर दी। बात भी पक्की हो गई। सरला के अनुनय विनय के बावजूद भी एक दिन माँ और बहन उन्हें पकड़कर ले गई। नज़दीकी संबंधियों को बुलाया और छोटी मोटी पार्टी देकर शादी कर ही ली। सरला की छाती पर सांप लौटने लगे। वह कहाँ भाग जाए इस घर से? किसी नदी में जाकर डूब मरे, अपनी आंखें फोड़ ले। वह देख नहीं सकती थी यह दृश्य, पर जाए कहाँ? मैके में भी कौन था जो उसके दुख में साझीदार होता? बूढ़े पिता को जब पता चला कि उसके दामाद ने दूसरी शादी कर ली तो आंसू बहाकर रह गए। अब सरला के जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। पति अपनी नवविवाहिता के साथ रात बिताता और वह तारे गिन गिन कर जीवन की रातें काटती। प्रातःकाल उठती, घर के सारे काम करती और पति महोदय उनके कमरे में बेड टी पहुंचाती। धीरे धीरे तो वह महज एक नौकरानी मात्र ही समझे जाने लगी। उसकी मालकिन की हैसियत समाप्त हो गई। वह स्थान उसकी सहपत्नी गीता ने ले लिया। अब तो वह भी उस पर रोब जमाने लगी। चाय में देरी हो जाती या खाना बनाने में कुछ विलंब होता या कुछ कसर रह जाती तो वह उसे डांटने से भी बाज न आती। धीरे धीरे उसने शोरीलाल के दिल पर अपना पूरा अधिकार जमा लिया। सरला अब उसकी नज़रों में भी गिर चुकी थी। अपने ही घर में अपने ही पति पर किसी दूसरी स्त्री का अधिकार वह अधिक दिन तक न सहन कर सकी। वह मैके चली गई, किंतु वहां भी वह अधिक दिन न रह सकी। माँ बाप तो थे नहीं जो बेटी का दुख दर्द समझते, उसे सांत्वना देते, धीरज बंधाते। 2 भाभियां थी, वे भी रह रहकर ताने मारती।
जली कटी सुनाती जो सरला से बर्दाश्त नहीं होता। वह अपने जीवन में ही दुख के दिन काट लेगी। छोटी भाभी बोली, उसके साथ तो इसकी पटती न होगी, तभी यहाँ आ गई है। बड़ी ने समर्थन किया, सचमुच बच्चा होना कितना जरूरी है। यदि इसकी सास और ननद ने ऐसा करवाया है तो कौन सा गलत काम किया है। छोटी भाभी फिर बोली, आखिर इंतजार भी कोई कितना करे। फिर बड़ी भाभी बोली, अब तो इसे उन्हीं के साथ एडजस्ट करना चाहिए और जिंदगी के दिन हंसी खुशी से बिता देने चाहिए। सरला उनकी बातें सुन लेती तो और भी अधिक दुखी हो उठती। ऐसी कटु बातें भला कब तक बर्दाश्त करती। उसने एक दिन अपने घर लौट जाने की इच्छा जाहिर की, जिसे सुनकर दोनों भाभियां कनखियों में हंसने लगी। ससुराल में लौट आने पर जब सास ने देखा तो बोली, जी भर गया मैं कैसे। सरला आंसुओं के घूंट पीकर रह गई। सहपत्नी ने देखा तो मुंह पिचका लिया। उसके पति की दूसरी शादी हुए भी 2 साल बीत गए, किंतु उसकी भी अभी तक कोई औलाद नहीं। पर घर में जो इज्जत प्रतिष्ठा नई बहू को मिल रही थी, वह अब सरला को कहाँ। वह तो सुबह से शाम तक घर का काम करती रहती है और जीवन के दिन किसी तरह काट रही है। पति जो उसे जी जान से बढ़कर चाहता था, नई पत्नी के आ जाने पर कभी उसकी ओर उलटकर भी नहीं देखता। वह मन ही मन सोचती है, क्या आज के प्रगति पथ पर बढ़ते हुए आधुनिक युग में भी बच्चों के लिए लोग दूसरी शादी कर पत्नी को तड़पाते हैं? क्या मुझ जैसी और भी स्त्रियां हैं जो तारे गिन गिन कर रातें काटती हैं और दिन दिन भी गिन गिन कर ही जीती हैं? काश काश मैं पढ़ी लिखी होती। आखिरकार घड़ी में 4 का घंटा बजा तो सरला का ध्यान भंग हुआ। उसने सोचा कि अब उठ जाऊं, यदि अभी आंख लग गई तो मेरी खैर नहीं। उसने गीली आंखें पोंछी, खुले आसमान की ओर देखा, उठकर छत से नीचे आई और रसोई में जाकर रात के झूठे बर्तन मांजने लगी। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। पर क्या सरला और सरला जैसी और अन्य युवतियों की कहानियाँ ख़त्म हुई होंगी? आपका इसके बारे में क्या विचार है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।